ठीक है। आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं कि भी एनपीओ होता क्या है। ये जो है वो आप बिजनेस के पर्पज से नहीं ओपन करते हो, आपका जो है वो पर्पस यही होता है कि भाई हम सोसाइटी की क्या करें, सेवा करें, इसलिए आपने ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है। इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन बात पे आते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ जो है वो क्या होते हैं। तो जैसे फाइनल अकाउंट के सम्स आप करते थे तो वहाँ पे आपके जो है वो सबसे पहले सम स्टार्ट होता था कहाँ से। तो उसमें आप जो है वो सबसे पहले सम स्टार्ट करते थे ट्रायल बैलेंस से। उससे आपका बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो है वो बाद में बनता था उसके बाद पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद जो है वो आपका बनता था क्या, बैलेंस शीट। तो इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपके फाइनल अकाउंट्स में बनते थे। अब यहाँ पे एनपीओ के केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सम है, मोस्ट ऑफ केसेस में एक आध दो सम को छोड़ के मोस्ट ऑफ केसेस में आपका सम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। सबसे पहले समझते हैं कि भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या है, आपका समरी ऑफ कैश बुक। मतलब क्या भी, कैश बुक में आप जो है वो फॉर एग्जांपल हर महीने आप सैलरी का खर्चा पे कर रहे हो, तो आप तो हर महीने एंट्री करोगे ना कैश बुक में कि भाई बाय क्रेडिट साइड आप बताओगे बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। आपने ये हर महीने बताया। बट वही चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ही फिगर दिख रहा होगा बाय सैलरी अकाउंट, और वो जो है वो पूरे साल का आपका दिख रहा होगा। तो इन शॉर्ट ये है क्या, ये है तो कैश बुक ही। बस इसमें किया क्या गया है कि भी आपके कैश बुक के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उन सब की एक समरी आपको दे दी गई है, उन सब का पूरे साल का टोटल करके आपको दिया गया है। जैसे कैश बुक में अगर पैसे आते हो तो आप उसको डेबिट कर देते हो, अगर पैसे जाते हो तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो, तो वैसे ही यहाँ पे आपके सारे रिसिप्ट्स डेबिट होंगे और सारे ही पेमेंट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना, जैसे फाइनल अकाउंट में प्रोप्राइटर के आप जो है वो ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे, वैसे यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनेगा। और पहली बात तो एनपीओ का जो है वो पर्पस कभी बिजनेस करना था ही नहीं, तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में वो जनरली नहीं ही होते। छोटा मोटा स्टोर खोल लिया वो बात अलग है। तो इसमें इनका जो है वो क्या बनता है, इन दोनों के ही बदले, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बदले क्या बनता है उनका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या, तो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। इसमें जो है वो सारे ही रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स है वो ही यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो भी कौन से, जो करंट ईयर से रिलेटेड है। जो करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंस नहीं है वो ऑब्वियसली इधर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ हम फाइनल अकाउंट में भी पढ़ते थे कि भी एक्रूअल बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग होती है, मतलब जो इवेंट जो साल में होता है उसी बेसिस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे चेंज एक क्या है कि भी अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बना रहे हो उसमें डेबिट साइड आ रहा है डिफरेंस, तो उसको आप जो है वो क्या बोलोगे, सरप्लस बोलोगे। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्या, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। मतलब ये हो क्या रहा है कि भी आप जो ऐसा नहीं बोल रहे कि भी हमने प्रॉफिट कमाया, आप ऐसा बोल रहे कि भी हमको जो पैसे मिले, हमको जो इनकम मिली, उससे हमारा खर्च जो है वो क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको क्या बोलते हो आप, सरप्लस बोलते हो। अगर क्रेडिट साइड आपका जो है डिफरेंस आ रहा है तो उसको आप जो है क्या बोलोगे, डेफिसिट बोलोगे। मतलब क्या कि भी आपने जो खर्चा किया उससे आपकी कम इनकम आई, कम डोनेशन या दूसरी इनकम आपको मिली। तो ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट जैसा फाइनल अकाउंट में बनाते थे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी बनेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भी यहाँ पे एनपीओ के केस में आपको एक्सपेंसेस को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने जो फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस देखे थे वही एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, मतलब सिमिलर नेचर के। यहाँ पे हमें जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि एनपीओ के केस में आपके इनकम के सोर्सेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो क्विकली जो है वो सारे ही सोर्सेज ऑफ इनकम हम फटाफट पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, चंदा। भाई आप जो है वो अपने ही मेंबर से, एनपीओ जो होते हैं वो अपने ही मेंबर से फिक्स्ड इंटरवल पे, एक फिक्स्ड इंटरवल पे एक अमाउंट कलेक्ट करते हैं। कि भी आप जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उनके बदले आप एक अमाउंट कलेक्ट करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, सब्सक्रिप्शन बोलते हो। ये जो है वो क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का है। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये चीज़ डेबिट साइड दिख जाती है जो आपको बना के दिया ही गया होगा मोस्ट ऑफ केसेस में। दूसरा इफेक्ट इसका जो होता है वो क्या होता है, आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड उसको बता देते हो। ठीक है।
एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब ये क्या है कि ये आपको जो अमाउंट मिला है जब कोई न्यू मेंबर आप में आपके एनपीओ में ज्वाइन होता है तब आप उनसे जो है वो कलेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। इफेक्ट्स क्या क्या है, तो भाई पैसा अगर मिल रहा है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि भाई वो चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखने ही वाली है। अब वो कोई भी नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, अगर पैसा मिल रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको डेबिट साइड दिखाना ही दिखाना है। ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा भाई, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, क्वेश्चन आपको इसके बारे में कुछ इफेक्ट नहीं बता रहा है, एडजस्टमेंट में इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो फिर उसको आपको जो है क्या मानना है, कैपिटल रिसिप्ट पूरा पूरा मान लेना है और इसको आपको जो है कैपिटल फंड में ऐड करना है। फॉर सेफर साइड आप इस चीज़ का जो है वो क्या कर सकते हो, अजम्पशन भी जो है वो अपने आंसर में दे सकते हो कि भाई हम इसको क्या मान रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट मान रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन गिवन है आपको, फॉर एग्जांपल आपको लेट से एंट्रेंस फीस जो मिली थी वो 1 लाख की मिली थी और उसमें नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आपका कि भी 60% इज टू बी कैपिटलाइज, तो फिर उस केस में आपका क्या हो जाएगा, 60,000 जो है वो आपको कैपिटल फंड में लायबिलिटी साइड जो है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और बाकी का जो 40,000 बचा वो आपका जो है वो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा, मतलब आपका जो इनकम साइड है वहां पे ये चीज़ जो है वो दिख जाएगी आपकी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डोनेशन। डोनेशन क्या है, तो डोनेशन एक चीज़ समझ लेना, डोनेशन आपके जो है वो कोई भी आपको वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, भाई रख ले पैसे रख ले। अब ये जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे समझना, एक हो सकता है जनरल डोनेशन, दूसरा हो सकता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन। पे एक इफेक्ट तो सिंपल पक्का पता ही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, क्योंकि पैसे आ रहे तो रिसिप्ट साइड आना ही है। अगर जनरल डोनेशन है तो फिर उसको आपको जो है वो क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम मान के उसको बता देना है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है मतलब क्या है कि भाई वो डोनेशन आपको दिया जा रहा है, उसके पीछे कंडीशन लगा दी है कि भाई आपको ये पैसा जो है वो इसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, दूसरा कोई भी पर्पस के लिए आप इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई भी कंडीशन लग जाती है, फ्री विल का नेचर चला जाता है, तो फिर वो हमारे लिए इनकम नहीं बचती। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको आप कहाँ पे बताओगे, लायबिलिटी साइड बता दोगे। ठीक है। लीगेसीज मतलब क्या होता है कि भाई कोई बड़े बड़े आदमी जो है वो कभी भगवान के पास चले जाते हैं तो फिर वो लोग जो है वो अपनी वसीयत में, अपनी विल में जो है वो बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो अगर कोई इंसान जो है वो एनपीओ के लिए अपनी विल में कुछ छोड़ के गया है तो फिर पहला तो इफेक्ट क्या होगा उसका कि भाई एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखेगा, सिंपल है, पैसा मिल रहा है इसलिए। अब ये जो आपको पैसा मिला, देखो लोग जो है वो बड़े बड़े लोग रोज रोज तो नहीं मरते, और ये जो इतना बड़ा पैसा मिला ऐसा तो है नहीं कि भी आपका जो सिर्फ है वो करंट ईयर का ही पैसा है, वो बड़ा फंड आपको दे के जा रहे हैं अपनी वसीयत में, तो ये जो है वो कैपिटल नेचर का ही माना जाएगा और इसको आप जो है वो ऐड कर दोगे कहाँ पे, कैपिटल फंड में। अब ये कैपिटल फंड कहाँ पे दिखता है, तो लायबिलिटी साइड। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रांट एंड सब्सिडीज पे। ग्रांट एंड सब्सिडीज में मतलब क्या कि भाई गवर्नमेंट जो है वो आपकी मदद कर रही है, गवर्नमेंट आपको जो है सहाय दे रही है। अब वो दो तरीके से आपको दे सकते हैं। इसका आप इंटर में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ोगे, AS 12, जिसमें डिटेल सारी अकाउंटिंग उसमें दी गई है। पर ठीक है, अभी अपने इस पे आते हैं। तो ग्रांट जो है वो आपको मिल सकती है दो पर्पस के लिए, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, तो भाई कोई फिक्स असेट आपको एक्वायर करनी थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है हम आपको जो है इतनी ग्रांट दे रहे हैं, इतनी सहाय आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो है बिल्डिंग परचेस किया, अब बिल्डिंग के परचेस करने के लिए आपका दो ग्रांट मिला, एक जो है वो मिला किसके लिए, फिक्स असेट के लिए मिला, मतलब बिल्डिंग परचेस के लिए मिला। और दूसरा ग्रांट जो आपको मिला है वो आपको मिला है बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए। तो आप समझना, पैसा मिला, एक चीज़ सिंपल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखेगा ही दिखेगा। अगर रेवेन्यू नेचर का है आपका तो उसको आप जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड बताओगे, मतलब जो मेंटेनेंस के लिए ग्रांट मिला है आपको उसको आपको इनकम बता देना है, रेवेन्यू नेचर के खर्चे को रेवेन्यू नेचर के इनकम को। और जो कैपिटल नेचर का है, जो बिल्डिंग के लिए आपको परचेस करने के लिए मिला है, तो वो आपका जो है वो कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिख जाएगा। तो ये हो गया ग्रांट का इफेक्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम सुन के ही पता चल रहा है कि भाई ये जो है वो आपको लाइफ टाइम के लिए फीस मिल रही है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 1 साल की फीस है आपकी, आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिली है। तो अगर लाइफ टाइम के लिए फीस मिली, पहली बात तो सिंपल है कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड दिखेगा।
वो जो है वो क्या है, कैपिटल नेचर का है, इसलिए आपको जो है उसको क्या करना है, ऐड कर देना है कहाँ पे, कैपिटल फंड में। ठीक है। उसके बाद फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब जनरली जो है वो कुछ फंड जो है वो ट्रस्ट या एसोसिएशन जनरली क्रिएट्स फंड फॉर वेरियस पर्पस। फंड क्रिएट करते हैं एनपीओस अलग अलग पर्पसेस के लिए। पहली बात तो कोई एक पर्पस के लिए आप जो है फंड क्रिएट कर रहे हो, फ्री विल नहीं है, आप ऐसे ही अपनी मर्जी से पैसे यूज नहीं कर सकते। तो ये जो नेचर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये लाइबिलिटी नेचर का हो जाएगा, इसलिए आपको जो है उसको इनकम तो नहीं बताना है, क्या बताना है उसको, लाइबिलिटी बताना है। और दूसरा इफेक्ट तो पता ही है कि भी डेबिट साइड दिखेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं इसलिए। अब फंड जो है उसमें हमें अकाउंटिंग थोड़ी अच्छे से समझनी पड़ेगी। फंड जो है वो डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। आपको दो तरीके के फंड मिल सकते हैं। फंड्स फॉर सम कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने फंड जो इकट्ठा किया है वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए इकट्ठा किया है, या तो आपने जो फंड इकट्ठा किया है वो फॉर मीटिंग सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इकट्ठा किया है। अब वन बाय वन इसकी अकाउंटिंग समझते हैं। सबसे पहले जो हम अकाउंटिंग समझने वाले हैं कि भी अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड इकट्ठा किया है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी होगी। तो सबसे पहले बिल्डिंग फंड का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डोनेशन आपको मिला है फॉर बिल्डिंग फंड। 10 लाख का आपको डोनेशन मिला, भाई पैसे मिले तो बैंक एंड कैश को डेबिट कर दिया, टू बिल्डिंग फंड कर दिया। ठीक है। ये जो है वो आपका कहाँ पे दिखेगा, लाइबिलिटी साइड दिख जाएगा, बिल्डिंग फंड। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ऐसा हो सकता है कि भाई फंड के हमें थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत ना हो और पैसे हमको मिल गए हो। तो अगर फंड के पैसे आपको मिल गए हैं और अभी वो फंड आइडल पड़ा है तो आप जो है उसको क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तो अभी जो आपको बिल्डिंग फंड मिला था उसका आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 लाख रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट अगर परचेस करते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते, टू क्या कर देते, बैंक अकाउंट कर देते, पैसा गया ना। फिर फंड के रिलेटेड जो भी आपको इनकम होती है उसको आप जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बताते। अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ये वाला, इसके रिलेटेड आपको जो है कुछ इनकम हुई है, तो इस इनकम को जो है वो आप कहाँ पे बताओगे, भाई पैसा मिला तो बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका क्रिएट नहीं होगा, इंटरेस्ट अकाउंट भी आपका क्रिएट नहीं होगा, ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा कहाँ पे, आपका बिल्डिंग फंड अकाउंट में, बिल्डिंग फंड अकाउंट में। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हम जो है वो खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ₹5 लाख। असेट आपका जो है वो बिल्डिंग आप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का आपका जो एंट्री हो जाएगा वो क्या होगा कि भाई आप बिल्डिंग असेट उसको डेबिट कर दोगे क्योंकि असेट क्रिएट हो रही है ना, और पैसा गया तो बैंक को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो है वो जब आपका पैसा यूज़ हो जाए तब फंड में से आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देना पड़ता है कहाँ पे, कैपिटल फंड में। तो 5 लाख का पैसा आपका यूज़ हुआ तो बिल्डिंग फंड अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और उतना ही पैसा आपने जो है वो कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। ये थी आपकी, अगर आपने फंड जो है वो इकट्ठा किया था किस पर्पज़ के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब जो है वो रेवेन्यू नेचर का समझते हैं, पे अकाउंटिंग ऑफ फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि भाई मुकेश भाई जो है वो अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, वो 10 लाख रुपए का फंड दे रहे हैं किसी स्पोर्ट्स क्लब को, और वो भी क्यों, पेरिस ओलंपिक्स के लिए 2024 वाली। अब समझना, ये जो एनपीओ है उसको फंड किस पर्पस के लिए मिला है, ओलंपिक्स के लिए मिला है, स्पेसिफिक टूर्नामेंट के लिए मिला है। तो भाई यहाँ पे वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा टू टूर्नामेंट फंड। अब ये भी चीज़ जो है वो कहाँ पे दिखेगी, आपकी लाइबिलिटी साइड ही दिखेगी। तो 10 लाख आपने लाइबिलिटी साइड बता दिया, टूर्नामेंट फंड। अब इसका जो है वो इसमें से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 लाख का, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया टू बैंक अकाउंट 5 लाख। अब इसके ऊपर आपको कुछ इनकम हो रही है, तभी पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट किया। अब ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, फंड के रिलेटेड जितने भी इनकम होती है वो अपने फंड में ही ऐड कर देते हैं। तो अब मैंने इसी इंटरेस्ट को यहाँ पे डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको किया, टूर्नामेंट फंड अकाउंट को। ठीक है। उसके बाद अब आपने जो है वो पैसा खर्च करना था तो इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। वो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ पे ये किया था ना, ये वाला आपने जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच दिया।
अब आप जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हो। अब यहाँ पे टूर्नामेंट का जो खर्चा हुआ वो एक्चुअल में खर्चा हो कितना गया, 11 लाख का हो गया। अब समझना, टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आप कर दोगे। अब आपके फंड में तो जो पैसा पड़ा है वो कितना पड़ा है, तो पहले भी आपको 10 लाख रुपए मिले थे। अब 10 लाख में और आपका कुछ ऐड हो गया, कितना, 10,000 रुपये। तो अभी आपके फंड में जो है वो 10,10,000 रुपये पड़े हैं। तो जितना फंड में बैलेंस है उतना ही फंड से यूटिलाइज किया जाएगा। उसके अलावा जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सेस एक्सपेंडिचर, वो सारा ही एक्सपेंडिचर एक्सेस वाला जो है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। टूर्नामेंट फंड का आपका जो है वो, टूर्नामेंट का आपका जो खर्चा हुआ वो 11 लाख हुआ। आपके फंड में जो बैलेंस था वो कितना था, तो 10 लाख पहले मिला था, प्लस आपको जो है वो 10,000 की कुछ इंटरेस्ट इनकम हो गई थी, तो 10,10,000 रुपये जो है वो आपके फंड में थे। तो इतने एक्सपेंस आपने जो है वो क्या किए, फंड से ही एडजस्ट कर दिए। बाकी का जो एक्सेस पैसा बचा, मतलब एक्सेस जो खर्चा हुआ, उसको आपको जो है कहाँ पे बताना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बता देना है। और एक्सपेंस को, ये वाले एक्सपेंस को हम जो है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एंडोमेंट फंड ऐसा समझ लो कि भाई ये भी आपको जो गिफ्ट या लीगेसी में ही मिल रहा है, पर इसका क्या है कि ये जो फंड की इनकम है, ये फंड जो आपको मिला उसके, उससे जो आपको इनकम हो रही है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप जो है वो यूज़ करने वाले हो। इफेक्ट इसका क्या होगा, रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कैपिटल नेचर का है इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, सोर्सेस ऑफ इनकम। इतने सोर्सेस ऑफ इनकम हमारे थे। अब जो है वो कुछ और थोड़ी बहुत थियरी है यहाँ पे। मैंने हर एक के एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब कुछ के जो है वो केस वाइज मैंने क्लास में समझाए थे, तो मैं यहाँ पे डिटेल केस वाइज एक एक एंट्री समझाने नहीं जा रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो उसकी समरी लिख दी है। अगर आपको ये चाहिए तो एक बार के लिए मैं स्क्रीन पे इसको लेके आ रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर इसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस रिवीजन वीडियो में नहीं करूँगा। तो यहाँ पे एक तो आपका एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, उसमें दो केसेस है। फर्स्ट केस ये रहा, फिर दूसरा केस आपका जो है वो ये रहा, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम का। उसके बाद एडवांस या प्री रिसीव्ड इनकम, उसका फर्स्ट केस ये रहा आपका। उसके बाद सेकंड केस, मैं स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ, आप उसको जो है वो लिखना हो तो लिख लेना। फिर उसके बाद एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो केसेस, उसमें सबसे पहला केस ये रहा, ये जो है वो केस नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दूसरा केस ये रहा, एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस, तो उसके भी दो केसेस है। तो पहला केस ये, दूसरा केस ये, ठीक है। अब ये तो मैंने केस वाइज एक एक डिटेल में एंट्री समझाई। वो डिटेल एंट्री जो है वो क्लास में हमने डिस्कस की थी। अब जो है मैं मुद्दे की बात पे ही आऊँगा। ऊपर जो सारे केसेस लिखे उसकी समरी क्या है, अल्टीमेटली हम जो फाइनल अकाउंट में करते थे, वो फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे कि भाई करंट ईयर का अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या करंट ईयर का आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो उसको अपने जो है वो करंट ईयर वाले को अपने ऐड कर देते थे, ठीक है। अगर आपका करंट ईयर का कोई एडवांस है या करंट ईयर का कोई प्रीपेड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो फिर उसको भी आप जो है वो क्या कर देते थे, माइनस करते थे। ये इतनी चीज़ें तो अपन फाइनल अकाउंट में भी करते थे। यहाँ पे चेंज क्या होगा, अब देखो जब भी ये आपके ऐसे टाइप के सम्स आएंगे, सिर्फ सब्सक्रिप्शन या सिर्फ सैलरी या ये इतनी ही चीज़ें पूछी गई है, तब आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, तो पहले तो आपको ये एक वर्किंग बनानी है। अब इस वर्किंग में आपको सिंपल इतनी वर्किंग अगर आप बना लोगे तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो है वो अमाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करना है। अब अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका एक्सपेंस है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो वो आपने लिख दिया अमाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। मतलब अगर ऐसा बोला गया है इनकम रिसीव्ड या एक्सपेंस पेड, तो ये वाले जो फिगर्स है आपके वो कौन से वाले हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला फिगर है।
तो उसको आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है, अब चाहे फिर वो इनकम हो चाहे फिर वो एक्सपेंस हो, उसको आपको प्लस करना है। अब जो करंट ईयर का करोगे उसका उल्टा जो है वो आपका पिछले साल का हो जाएगा। तो अगर करंट ईयर का आप जो है वो आउटस्टैंडिंग को प्लस कर रहे हो तो पिछले साल का आपका माइनस हो जाएगा। एडवांस या प्रीपेड ऑफ करंट ईयर कुछ भी आपका है, इनकम या एक्सपेंस, तो करंट ईयर वाले को आप माइनस करोगे और पिछले साल का अगर वही चीज़ है तो फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्या, इनकम फॉर द ईयर, और अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस फॉर द ईयर। मतलब अगर कहीं पे ऐसा लिखा गया है एक्सपेंस फॉर द ईयर या इनकम फॉर द ईयर, मतलब वो फिगर कौन सा है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फिगर वो है। पेड या रिसिव्ड लिखा हुआ है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला, अगर फॉर द ईयर लिखा हुआ है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फिगर है। ठीक है, अब ये वर्किंग बनाने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो एकदम सिंपल होगा। तो आपको पहले दूसरा कोई भी अकाउंट नहीं बनाना है, पहला अकाउंट आपको जो बनाना है वो क्या बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इनकम का एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई सब्सक्रिप्शन आपका है, तो सबसे पहले आप जो है वो इनकम का अकाउंट बनाओगे। अब यहाँ पे इनकम के अकाउंट में आपको क्या ध्यान रखना है, इनकम अगर बढ़ती है तो हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये तो हमने सीखा हुआ है कि भाई अगर इनकम बढ़ रही है आपकी तो हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट कर रहे हैं बढ़ने से तो प्लस वाला जो भी है वो सब कुछ आपका जो है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ऊपर जो हमने वर्किंग बनाई ना, तो उसमें प्लस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही जो है वो आपकी इस साइड आ जाएगी, और माइनस वाली जितनी भी चीज़ें हैं जिससे डेबिट करते हो आप, वो सारी आपकी जो है वो डेबिट साइड आ जाएगी। मतलब इनकम अगर बढ़ता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, इनकम अगर घटता है तो उसको आप डेबिट करते हो। तो माइनस से तो इनकम घटेगा, तो माइनस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी इस साइड आ जाएगी, प्लस वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी इस साइड आ जाएगी। मतलब अब यहाँ पे समझना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला जो फिगर है वो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो बाय कैश या बैंक अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला फिगर हमेशा जो है वो कैश एंड बैंक से ही लिखा जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो है वो प्लस वाला है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस ऑफ लास्ट ईयर जो है वो आपका प्लस वाला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपका जो है वो माइनस वाला है तो वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग ऑफ एडवांस ऑफ करंट ईयर आपका है तो फिर वो भी है जो है वो माइनस वाला है, तो वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा। इससे आपको मिला क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक जो बैलेंसिंग फिगर था वो मिला आपको यहाँ पे। वही चीज़ हमें यहाँ पे ही मिल रही थी, ये वाला जो फिगर मिला ना वही चीज़ यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। यहाँ पे बच्चे गलती एक क्या कर देते हैं जनरली, कि यहाँ पे अकाउंट का नाम किस तरह से लिखते हैं वो लोग लिखते हैं डायरेक्ट वो लोग लिखते हैं इस तरह से कि आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर अकाउंट। नहीं, आपको जो है वो इस तरह से अकाउंट का नाम नहीं लिखना है। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है या करंट ईयर है, उन दोनों ही के लिए अकाउंट तो जो है वो सेम ही यूज किया जाएगा। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग इनकम ये वाला फिगर जो है, या ये वाला फिगर, दोनों में से कोई भी फिगर आप लिख रहे हो, एक इस साइड लिखोगे एक इस साइड लिखोगे, पर दोनों ही के लिए आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, आपको अकाउंट जो यूज़ करना है वो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट ही यूज़ करना है। करंट ईयर का या लास्ट ईयर, करंट ईयर का है या लास्ट ईयर का है, उनके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं किए जाएंगे। अकाउंट तो एक ही है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, तो वो दोनों ही जगह पे आउटस्टैंडिंग इनकम ही यूज़ होगा। ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ करंट ईयर, ऐसा जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है। सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है एडवांस इनकम के लिए भी। अकाउंट जो है वो दोनों साइड नाम जो है वो आपको सेम ही रखना है, नाम में चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ खास ध्यान रखना। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। तो ये स्टेप हो गया आपका दूसरा वाला। पहले आपने ये वर्किंग बनाई, वर्किंग के बाद आपका सिंपल काम है,
जितना भी इनकम है, तो क्रेडिट मतलब क्या, प्लस, वो सारे ही प्लस वाले इस साइड आ गए, माइनस वाले इस साइड आ गए। इसके बाद आपको जो है वो इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एडवांस इनकम का अकाउंट बनाना है। अब ये अकाउंट भी जो है एकदम सिंपल ही है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भाई क्या, पहले इसकी बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम की। आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए असेट बन जाता है, तो असेट का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भाई क्या मेरी ये वर्किंग में आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ लास्ट ईयर का था। अगर ये वाला फिगर आपके पास है आउटस्टैंडिंग इनकम का लास्ट ईयर का, तो ही मेरा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो यही फिगर जो आपका है, वही चीज़ आप जो है वो कहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिख दोगे। अब असेट है तो असेट का ओपनिंग बैलेंस आता है आपका डेबिट साइड, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो आपने किया है उसकी ही पोस्टिंग यहाँ पे कर देनी है। भाई यहाँ पे जो है वो आउटस्टैंडिंग इनकम आपने यहाँ पे क्रिएट किया, अब यही चीज़ यहाँ पे क्या हो रही होगी, डेबिट हो रही होगी। तो क्रॉस पोस्टिंग ही आपको करना है। यहाँ पे ये आ गया और ये वाला जो है वो आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। इतना करने के बाद, अच्छा एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट में ही यहाँ पे टू इनकम लिखना है ना, हमें एंट्री की पोस्टिंग करनी है। अगर आप जो है वो एंट्री लिख रहे हो क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, टू इनकम अकाउंट कर रहे हो, तो इनकम अकाउंट में तो ये चीज़ जो है वो क्रेडिट साइड दिखी। अब आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट में ये चीज़ जो है वो आपका डेबिट साइड दिखेगा ना, टू इनकम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ करोगे वो इनकम का नाम यूज़ करोगे आप, दोनों ही साइड। बच्चे गलती में, जल्दबाजी में यहाँ पे वापस जो है वो आउटस्टैंडिंग इनकम ही लिख देते हैं, नहीं ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग ही करनी है। ये जो क्रेडिट साइड है वो यहाँ पे ये जो क्रेडिट साइड है वो यहाँ पे आपका डेबिट साइड आ जाएगा, और जो ये डेबिट साइड है वो आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा। तीन चीज़ें पुटअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब लायबिलिटी पे चलते हैं। लायबिलिटी में अगर आपको एडवांस ऑफ लास्ट ईयर कुछ भी दिख रहा है ये डायग्राम में, तो ये वाला अमाउंट जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वो आपने क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका काम एकदम आसान है, ये अकाउंट आपने ऑलरेडी बना दिया है, इसकी सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग ही आपको करनी है। जो डेबिट साइड एडवांस इनकम लिखा हुआ है वही चीज़ आपकी यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी, और यहाँ पे लिखोगे क्या, बाय इनकम अकाउंट। जो क्रेडिट साइड एडवांस इनकम लिखा हुआ है वो आपकी डेबिट साइड आएगी, और यहाँ पे लिखोगे क्या, टू इनकम अकाउंट। तो यहाँ पे टू इनकम आएगा और यहाँ पे बाय इनकम आएगा। फिगर जो है वो क्रॉस पोस्टिंग ही हमें करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, जो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लायबिलिटी वाला। तो ये था आपका इनकम का। अब सेम चीज़ होती है एक्सपेंसेस के लिए भी, बस इसमें चेंज क्या है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है, प्लस होता है, तो उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो इस बार आपके ये जो है सारे प्लस वाले, वो एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, आपका डेबिट साइड दिखेगा। और अगर एक्सपेंस जो है वो आपका कम होता है, तो आप एक्सपेंस को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जितनी भी माइनस वाली साइंस है आपकी, वो सब कुछ जो है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले अमाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका एक्सपेंस में डेबिट साइड दिखेगा। यहाँ पे लिखोगे क्या, तो लिखोगे क्या, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी प्लस वाले साइन है ये वाले, वो एक्सपेंस में डेबिट साइड दिख जाएगा, ये भी एक्सपेंस में डेबिट साइड दिख जाएगा, ये एक्सपेंस में क्रेडिट साइड, और ये भी एक्सपेंस में क्रेडिट साइड। इसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा, जो आपका जाएगा कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पे बच्चे एक और गलती करते हैं, जो भी यहाँ पे एक्सपेंस या इनकम अकाउंट में आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है, ये वाला या ये वाला, ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर आपको बच्चे कभी कभी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं भाई, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, उसको आप ट्रांसफर कर देते हो कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस की। तो अगेन प्रोसीजर सेम ही है। पहली बात तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए जो है वो लायबिलिटी है।
तो अगर आपको जो है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कुछ भी एक्सपेंस वाला दिख रहा है, तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि भी आप उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दो। एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कौन से साइड आता है, आपका क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। ये काम करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, क्रॉस पोस्टिंग ही करनी है। ये जो आपने क्रेडिट साइड लिखा है वो आपका डेबिट साइड आ जाएगा, ये जो आपने डेबिट साइड लिखा है वो आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। लिखोगे क्या यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको लिखना जो है वो क्या लिखना है, एक्सपेंस अकाउंट ही लिखना है। इतना करने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। फिर बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको यहाँ पे एडवांस या प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर कुछ भी दिख रहा है फिगर ये वाला, तो ही आप यहाँ पे जो है वो क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका इस साइड प्रीपेड एक्सपेंस है उसको आपको क्रेडिट साइड लिख देना है। यहाँ पे लिखोगे क्या, बाय एक्सपेंस अकाउंट। और जो आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड है उसको आपको डेबिट साइड लिख देना है। यहाँ पे लिखोगे क्या, टू एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे वापस याद दिला देता हूँ, दोनों साइड अकाउंट का नाम जो है वो सेम ही यूज़ किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यही चीज़ों को जो हमने समझा उसको अब जो है वो सम से हम सॉल्व करते हैं। कुछ 2-3 एग्जाम्पल अपने देखेंगे। ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बड़े बड़े सम्स ही पूछे जाते हैं, पर फिर भी हम इसके जो है छोटे छोटे सम्स जो है वो 2-3 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल है, उसको हम दूसरे क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अगर आप देखोगे तो आपकी सैलरी जो है वो करंट ईयर की कितनी है। तो सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2022, भाई करंट ईयर में आपने 23,000 रुपये की सैलरी पे की है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी गई है। अच्छा, पहली बात तो करंट ईयर आपका एंड जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को आपका करंट ईयर एंड हो रहा है। अब यहाँ पे सैलरीज अनपेड, अनपेड मतलब क्या, आपका आउटस्टैंडिंग। तो सैलरीज अनपेड आपको जो है वो दिया गया है 2021 का 31 मार्च 2021, मतलब ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2021, अगेन 31 मार्च 2021 है, मतलब क्या है, ये प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर है। अनपेड ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 है, मतलब ये आपका जो है वो क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। उसके बाद प्रीपेड एज ऑन 31 मार्च 2022, मतलब ये आपका बन गया प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। अब हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना है, तो हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो सैलरी का अकाउंट बनाना है। पर उसके पहले हम जो है वर्किंग हम एक बनाते थे, वो वर्किंग बना लेंगे। तो वर्किंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो स्टार्ट किया वो कहाँ से स्टार्ट किया, तो सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया गया था। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया गया है, 23,000 रुपये, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है 1400। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को जो है वो आप क्या करते हो, यहाँ पे माइनस करते हो। तो 1400 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर 400 रुपये है, उसको आप क्या करते हो, प्लस करते हो। तो उसको मैंने यहाँ पे 400 रुपये को प्लस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अनपेड एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया गया है, मतलब ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को आप ऐड करते हो, तो मैंने यहाँ पे 1800 रुपये ऐड कर दिया। और ये जो है वो आपका एडवांस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर है। प्रीपेड ऑफ करंट ईयर को आप माइनस करते हो। ये करने के बाद आपको यहाँ पे फिगर मिला सैलरी फॉर द ईयर, मतलब क्या, अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हमारा काम इसके बाद क्या था, ये स्टेप के बाद हम जो है वो सैलरी का अकाउंट, इनकम या एक्सपेंस जो भी इंडिविजुअल अकाउंट है उसको बनाते थे। तो यहाँ पे एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या है, आपका सैलरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी अकाउंट बनाएंगे। अब सैलरी अकाउंट बना रहे हैं तो फिर हमारा डेबिट मतलब क्या, एक्सपेंस है तो डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब क्या, माइनस। तो
तो यहाँ पे प्लस वाली चीजें कौन सी है? तो सबसे पहले एक तो ये 23,000 आपका प्लस है, तो वो आपका यहाँ पे दिख गया टू कैश अकाउंट 23,000। उसके बाद प्लस वाला कौन सा है? 400 रुपये। लिखोगे क्या यहाँ पे? टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट, 400 रुपये ये दिख गया आपको यहाँ पे। उसके बाद प्लस वाला कौन सा है? 1800 रुपये आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो वो भी आपका जो है वो यहाँ पे 1800 रुपये दिख गया। मतलब जितने भी प्लस वाले थे वो तीनों यहाँ पे आपको दिख गए। और यहाँ पे भी लिखोगे क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब माइनस वाले कौन से है? तो 1400 एक तो माइनस वाला है, तो वो आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड दिख गया। 600 माइनस वाला है, तो वो भी आपका क्रेडिट साइड दिख गया। इतनी चीजें करने के बाद आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलता है, और वही बैलेंसिंग फिगर आपका ये था जो आपका यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही जगह पे प्रीपेड सैलरी अकाउंट ही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने दोनों ही जगह पे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ही लिखा हुआ है। अकाउंट मैंने अलग अलग यूज नहीं किए हैं। ये करने के बाद आपका काम जो है वो क्या रहेगा? आप दो अकाउंट बनाओगे। एक तो सबसे पहले हम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, लायबिलिटी है। दूसरा आपका बनेगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट, जो आपके लिए क्या है? असेट है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका कुछ लास्ट ईयर का होगा तो ही वो आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड आता है? आपका क्रेडिट साइड आता है। अब यहाँ पे फिगर कौन सा आएगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपका जो है वो कितना है? 1400 रुपीज है, तो वही फिगर आपने यहाँ पे लिख दिया 1400 रुपीज बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। उसके बाद आपका सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग ही होगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 1400 रुपीज है, वही चीज आपकी यहाँ पे आ गई। लिखोगे क्या यहाँ पे? टू सैलरी अकाउंट। यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 1800 रुपये है वो आपका यहाँ पे आ गया क्रेडिट साइड 1800। लिखोगे क्या? बाय सैलरी अकाउंट। दोनों साइड सैलरी अकाउंट ही लिखोगे। ये तीन चीज करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिल गया। वो आपका कहाँ पे दिखेगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा, लायबिलिटी साइड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी हमारे लिए क्या है? असेट है। अब वो असेट है तो फिर असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो पहले हमें चेक करना है कि भी क्या कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आपका लास्ट ईयर का था। तो हाँ, यहाँ पे आपको लास्ट ईयर का प्रीपेड कुछ दिख रहा है 2021 का। तो अगर लास्ट ईयर का है तो पहली बात तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 400 रुपये बन जाएगा। वही 400 रुपये यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब आपको क्रॉस पोस्टिंग ही करनी है। ये प्रीपेड सैलरी 400 रुपये वाला जो है वो आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट आ गया 400 रुपये। ये प्रीपेड सैलरी 600 वाला है, वो यहाँ पे आपका 600 रुपये आ गया। अब ये मैंने आपको जो है वो सीधा सीधा सिस्टम ही बता दिया किस तरह से करना है, ताकि आपकी गलती ना हो। इसके कंसेप्ट जो है वो डिटेल कंसेप्ट मैंने वो जो केसेस बताए थे वो उसमें मैंने डिस्कस किए थे, पर उसमें हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, और वो चीज़ हमें क्लास में डिस्कस ऑलरेडी की है। ठीक है। अब एक एक्सपेंस वाला सम हमने किया, अब ऐसा ही सम हम जो है वो एक इनकम वाला कर लेते हैं, ताकि हमें जो दोनों चीज़ों के लिए क्लैरिटी आ जाए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे समझना, पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब ये करंट ईयर की बात हो रही है 31 मार्च 2022, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये वर्ड समझना, रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर ₹4,50,000। मतलब ये जो 4,50,000 आपको फिगर दिया गया है वो एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला फिगर है। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है सब्सक्रिप्शन का। तो पहली बात तो हमारी ये जो वर्किंग बनेगी उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में जो है वो 4,50,000 आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, देखते जाना है वन बाय वन। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब ये हमारा करंट ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2022। और 20,000 इसमें कौन सा इंक्लूडेड है? तो 31 मार्च 2021 का, मतलब ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। भाई आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को हम क्या करते थे? माइनस करते थे। तो 20,000 आपका जो है वो यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वेयर ₹15,000।
मतलब ये क्या है कि भी आपके पैसे एक्रू हो चुके हैं, इनकम एक्रू हो चुकी है, लेकिन मिलना बाकी है। मतलब ये बन गया आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को हम क्या करते थे, ऐड करते थे, तो हमने ये 15,000 को ऐड कर दिया। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ये क्या है आपका, करंट ईयर में आपको कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, 31 मार्च 2022 को मिल गया, बट वो था कौन सा, 2023 के रिलेटेड था। मतलब एडवांस आपको करंट ईयर में मिल गया है आगे वाले साल का, तो ये आपका बन गया एडवांस ऑफ करंट ईयर, जो आपका है 26,000। अब एडवांस ऑफ करंट ईयर को हम क्या करते थे, माइनस करते थे, तो यहाँ पे 26,000 आपका माइनस हो गया। उसके बाद द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, मतलब क्या, इंक्लूड्स रुपीज 18,000 पर्टेनिंग टू ईयर 2021-22। 18,000 का सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल ही मिल गया था, पर वो एक्रू जो हो रहा है वो करंट ईयर में 21-22 में एक्रू वो हो रहा है, तो ये इस साल वापस तो नहीं मिलेगा ना। ये क्या है आपका एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। अब एडवांस ऑफ लास्ट ईयर को हम ऐड करते, तो हमने यहाँ पे जो है वो 18,000 को ऐड कर दिया। तो ये करने के बाद आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मिल गया, जो अमाउंट है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 4,37,000। इतनी वर्किंग करने के बाद हमारा काम सिंपल है। अब ये इनकम है, तो इनकम क्रेडिट मतलब क्या, इनकम में क्रेडिट मतलब प्लस, भाई इनकम बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हो ना, और डेबिट मतलब इनकम कम होता है तो उसको डेबिट करते हो, इनका डेबिट मतलब माइनस। तब जितने भी प्लस वाले हैं वो सारे ही आपके जो है वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। तो प्लस वाले कौन से 450, 15,000 एंड 18,000, ये तीनों ही आपके प्लस वाले हैं, तो ये आपके तीनों यहाँ पे आ गए। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला फिगर था उसके लिए लिखोगे क्या, बाय कैश अकाउंट, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो माइनस वाले हैं 20,000 एंड 26,000, वो आपके जो है वो डेबिट साइड आ जाएंगे, 20,000 एंड 26,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों साइड अकाउंट का नाम जो है वो सेम ही यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इधर भी प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, इधर भी प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। इतनी पोस्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, उसको आप ट्रांसफर कर दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये अकाउंट हमारा बन गया। फिर हमारा काम सिंपल है, हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं। अब आउटस्टैंडिंग इनकम आपके लिए असेट है, तो असेट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड आप लिखते हो। अब ओपनिंग बैलेंस लिखने से पहले आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि भाई क्या मेरा कुछ लास्ट ईयर का था या नहीं। अगर होता ही नहीं कुछ लास्ट ईयर का, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो नहीं आता, और मैं सिर्फ इसकी क्रॉस पोस्टिंग ही कर देता इतने की। लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कुछ था क्या, 20,000 था, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके आपने लिख दिया। उसके बाद आपका काम सिंपल है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 वाला जो है वो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड दिख जाएगा, डेबिट साइड वाला। और ये जो आपका 15,000 वाला है, ये 1.5 लाख नहीं है, ये 15,000 ही है, इसको थोड़ा करेक्शन कर देना। ये जो आपका 15,000 वाला है वो आपका दिख जाएगा कहाँ पे, तो ये आपका दिख गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे क्या, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, दोनों ही साइड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्लोजिंग फिगर मिल जाएगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन की। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए जो है वो क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी में पहले तो आपको चेक करना है कि भाई क्या आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस था, अगर है तो फिर उसको आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड आपका जो है वो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर आपका 18,000 था, तो वही 18,000 आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्रॉस पोस्टिंग, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो 18,000 है, अब यहाँ पे एडवांस लिख दो या प्री रिसीव लिख दो, दोनों ही सेम ही है, अकाउंट का नाम अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो वो समझ जाना उतना। तो ये 18,000 आपका यहाँ पे आ गया,
टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये 26,000 आपका जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका मैं जो है वो नाम चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका जो है वो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हो और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और ये करने के बाद आपको जो है वो कुछ क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा, वो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। तो ये जो है वो ऐसे छोटे छोटे सम्स पूछने के चांसेस कम है, बट अगर आ गए तो आपको इस तरह से अकाउंटिंग उसकी करनी है। एंट्रीज याद रखने की ऐसा जरूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि कभी आपको एंट्रीज नहीं पूछते। तो अकाउंटिंग अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे, पहले ये वर्किंग बनाने का, ये वर्किंग बनाने के बाद आपको जो है वो इंडिविजुअल इनकम या एक्सपेंस अकाउंट बनाने का, उसके बाद आपको जो है वो क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड प्रीपेड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अब जो है वो अपने चलते हैं बड़े सम्स पे। बड़े सम्स पे आने से पहले एक सम है जो हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, करंट ईयर की बात कर रहे हैं, सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलो। भाई करंट ईयर में जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ना वो 645 का मिला है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट हुआ होगा वो पूरा 645 पूरा डेबिट हुआ होगा, पर हमें उसका बाइफर्केशन करके दे रहे हैं कि भाई ये जो 645 आपको मिला उसमें से 31 मार्च 2021 का जो है, मतलब पिछले साल का आपको करंट ईयर में मिल गया 12,000 रुपये। ठीक है, 31 मार्च 2022 मतलब करंट ईयर की बात हो रही है कि करंट ईयर का आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 6,15,000 रुपये मिला है। और 31 मार्च 2023, अभी करंट ईयर आपका एंड हो रहा है 22 को, और आपको आगे वाले साल का 18,000 रुपये मिल गया। तो ये आपको मिल गया क्या, एडवांस ऑफ करंट ईयर। भाई करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है तो आपको 645 का ब्रेकअप करके दे दिया। उसके बाद बोला क्या गया है, देयर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹1,500 पर मेंबर। यहाँ पे एक चीज समझना, आपको इनकम फॉर द ईयर, भाई करंट ईयर में मुझे इनकम कितनी होने वाली है वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपका काम सिंपल हो गया। अब कैसे फाइंड आउट करोगे कि भाई आपके 500 मेंबर थे, फिर टोटल 500 मेंबर थे, इनटू आपको जो है वो पर मेंबर कितना फीस मिलने वाला है, तो आपका हो जाएगा ये 7,50,000। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा आपको जो है वो अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे आपको मिल गया। ये 7,50,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जो है वो दिखेगा। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2022, करंट ईयर के एंड की बात कर रहे हैं, ए सम ऑफ ₹15,000 was still in arrears for the subscription for the year ended 31st March 2021। अब एक चीज समझना कि आपका 31 मार्च 2021, इस टाइम आपका कुछ आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन, जिसमें से आपको करंट ईयर मतलब 31/3/2022, करंट ईयर में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका जो था उसमें से पैसे कितने मिल चुके, 12,000 रुपये आपको मिल गए। और बोला क्या जा रहा है कि भाई ये 12,000 मिलने के बाद भी इस दिन पे करंट ईयर के एंड पे आपका और भी जो है वो 31 मार्च 2021 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और वो कितना आउटस्टैंडिंग है, 15,000 आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे समझना कि अगर मेरा करंट ईयर में जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसमें से 12,000 तो आपको मिल गया, उसके बाद भी अगर 15,000 आउटस्टैंडिंग है तो मेरा इस दिन 31 मार्च 2021 प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट पे ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना रहा होगा, तो ये आपका रहा होगा 15,000 प्लस 12,000,
ये आपका हो गया 27,000। तो 27,000 आपका पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। यही चीज आपकी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख रही होगी। 27,000 में से करंट ईयर में आपको मिल गए कितने, 12,000। तो आपने करंट ईयर में एंट्री कर दी क्या, आउटस्टैंडिंग आपको पैसा मिला तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, और टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने कर दिया 12,000। अब 27 में से 12 तो करंट ईयर में रिवर्स हो गया, लेकिन फिर भी आपका 15,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 2022 भी दिखेगा 15,000 असेट साइड एज ए आउटस्टैंडिंग इनकम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यहां पे ascertain the amount of subscription debt will appear on the credit side of income and expenditure account। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर ही लिया ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आउटस्टैंडिंग दिखेगा, 7,50,000 दिखेगा। ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में ये चीजें कैसे दिखती, एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये चीजें कैसे दिखती। ये दोनों ही चीजें आपसे पूछी जा रही है। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये जो है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आपका 27,000 रुपये जो है वो आउटस्टैंडिंग दिख रहा होगा। उसका लॉजिक मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 जो है वो उस टाइम आपका 27,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा था। करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा समझना। हमने देखा कि भी 27,000 में से करंट ईयर में हमें मिले कितने, 12,000 रुपये मिल गए। अब 12,000 में से अभी भी जो है वो आपके 15,000, 27,000 में से 12,000 मिल गए, अभी भी आपके 15,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक तो ये दिख जाएगा। करंट ईयर की इनकम हमने फाइंड आउट की थी कि भाई करंट ईयर की इनकम आपकी कितनी थी, 750। लेकिन 750 में से आपको जो है वो इस साल मिला कितना है, सिर्फ करंट ईयर का एज ऑन 31 मार्च फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, तो 6,15,000 ही मिला है। तो 750 में से अगर आप 6,15,000 माइनस कर दोगे तो आपका करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 135 आ जाएगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022 जो है वो कितना दिख जाएगा आपका, 1.5 लाख। अच्छा, कुछ करंट ईयर में आपको एडवांस भी तो मिला था। अब ये एडवांस इनकम आपकी क्या है, लायबिलिटी है। तो उसको आप जो है करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड बता दोगे। ठीक है। ये आपका जो है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाएगा। इधर हम जो है वो लायबिलिटीज लिख देंगे, यहाँ पे आपका जो है वो असेट दिखा देंगे। इसमें मैं करेक्शन कर दूंगा, ये आपका दिखेगा असेट साइड। ठीक है। तो ये सम आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो हम स्विच कर रहे हैं बड़े सम्स पे डायरेक्ट। बड़े सम्स में मैं क्या करूँगा, एक एक सम लिखने नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाएगा। मैं सारे ही सम्स के सारे ही एक एक एडजस्टमेंट डिटेल में हर एक इफेक्ट के साथ डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्या है, तो स्पोर्ट राइटर्स क्लब गिव द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। भाई करंट ईयर आपका एंड जो हो रहा है वो 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं और उसका इफेक्ट डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो बैलेंस आपको दिया गया है वो ओपनिंग कैश बैलेंस दिया गया है। तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कंपलसरी आपका जो है वो एक ही इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट आप उसके नहीं दोगे। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आपका मिला है तो इसको आप जो है वो इनकम साइड बता दोगे। मिसलेनियस इनकम इनकम साइड। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपको जो मिला है वो अभी एक बार के लिए आप जो है इनकम साइड बता दोगे। इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होगा तो इसको हम नीचे सॉल्व करके डिस्कस करेंगे। सैलरीज जो है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर साइड। लाइब्रेरी बुक्स आपके लिए
एक्सपेंडिचर नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझना, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी बुक्स और दूसरा यहाँ पे लिखा है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। लाइब्रेरी बुक्स का ऐसा नहीं है कि भी आप जो है वो एक दिन लेके आए, दूसरे दिन आपका वो यूज में नहीं आएगा। लाइब्रेरी बुक्स आप रखते हो, उसको सालों साल तक पढ़ते हो। लेकिन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर तो जो है वो ऐसे नेचर का है कि भी आपका एक ही दिन काम आएगा या एक ही टाइम के लिए आपका काम आएगा। तो ये आपके लिए जो है वो क्या है, असेट है। तो इसमें इसको आप जो है वो लाइब्रेरी बुक्स में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जो आप असेट साइड बताओगे उसको। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आपके लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी आपके लिए असेट है, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड नहीं बताओगे, असेट साइड आप जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखोगे उसमें आप इस चीज को प्लस कर दोगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया गया है, तो इसको आप जो बैलेंस शीट में, ये कौन सी वाली बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड बता दोगे। ठीक है, इतने हमने एक एक इफेक्ट दिया। अब जिसमें भी एडजस्टमेंट्स होगा उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले सैलरीज में एडजस्टमेंट था, सैलरीज आउटस्टैंडिंग आपका है। अब यहाँ पे एज एट 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022, मतलब ये आपका जो है वो क्या है, ओपनिंग वाला है और ये आपका जो है वो क्या है, क्लोजिंग वाला है। अब समझते जाना क्या है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दिया गया है, तो ये जो है वो आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को हम एक्सपेंस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी साइड बता दोगे। इसका 170 का एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है, तो एक्सपेंस में आप इस चीज़ को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। और इसका दूसरा इफेक्ट जो दिखेगा आपका वो कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी साइड, बट ये कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इतनी चीज़ें जो है वो चेक भी करते जाते हैं और टिक भी करते जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो डायरेक्ट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो सैलरीज जो आपका है उसमें आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर जो है वो ऐड हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर माइनस हो गया। ये वाला 11460 आपका जो है वो दिखेगा कहाँ पे, एक्सपेंडिचर साइड। और इसी तरह से आपके दोनों ही आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है वो, ओपनिंग वाला आपका 710 ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 170 दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब जैसे आपने सैलरी का इफेक्ट दिया, सेम टू सेम रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सपेंस का इफेक्ट होगा, सेम टू सेम इफेक्ट होगा मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर का। एक्सपेंस में माइनस और आपका लायबिलिटी साइड दिख जाएगा, ये वाला एक्सपेंस में प्लस और वो भी आपका लायबिलिटी साइड दिख जाएगा क्लोजिंग में। यही भी, इसका भी इफेक्ट सेम ही होगा जैसा सैलरी का इफेक्ट आपने दिया। अब फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट आपका 10% के रेट का था, ओपनिंग भी सेम है, क्लोजिंग भी सेम है। ये दोनों ही जो है वो, ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आपका दिख जाएगा। अब 20,000 पे अगर 10% कैलकुलेट करें तो आपका इंटरेस्ट बनता है कितना, 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये तो आपको यहाँ पे मिल गए हैं ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो वैसे देखने जाए तो कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन दिया गया है, मतलब ये क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब ये दोनों ही साल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही 500 सेम है। तो इससे होगा क्या, आपका जो इनकम है उस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर आप 2000 में जो है वो 500 को ऐड कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को माइनस कर रहे हो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को, तो अल्टीमेटली आंसर तो आपका 2,000 आने वाला है ना। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा समझना, इसको आपको जो है वो कंपलसरी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना पड़ेगा, इसको आपको कंपलसरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना पड़ेगा।
इनकम में तो प्लस माइनस हो गए, कुछ नहीं होगा, पर अगर आपने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं बताया तो आपका कैपिटल फंड जो निकल के आएगा वो गलत आएगा, और इधर भी आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर जो है उसको हम क्या करते हैं, एक तो सब्सक्रिप्शन में से माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा क्योंकि रिसीवेबल है। इसको हम सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनकम में, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है, अब प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए असेट ही है, तो प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं प्लस। तो प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर आपका प्लस हो जाएगा, और वो जो है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड ही दिख जाएगा। सेम प्रीपेड ऑफ करंट ईयर जो है वो आप माइनस करोगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड ही आपका दिखेगा। उसके बाद आपका फर्नीचर जो है वो 9600 रुपीज़ दिया गया है। अब ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आप 9600 जो है वो असेट साइड दिखा दोगे एज इट इज़। अब यही चीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका 9600 तो दिखेगा ही दिखेगा। करंट ईयर में आपका फर्नीचर का कुछ परचेस था नहीं, तो हम जो है वो क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्नीचर का आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आपका 10% है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप 960 जो है वो माइनस कर दोगे, जो फिगर आएगा वो बाहर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में बता दोगे। और यही 960 का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड, मतलब डेबिट साइड। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 960 माइनस होकर दिख जाएगा, और ये 960 दूसरा इफेक्ट जो है वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। 7200 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको दिख रहा होगा, पर ये 7200 तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका जो है वो, एक तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में एज इट इज कोई चेंज के बिना असेट साइड दिख जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, पे करंट ईयर में आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ परचेस कर रहे हो, कितने का, 1000 रुपये का, तो वो आपका जो है वो 1000 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हो गया 8200। अब 8200 आपका टोटल जो है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निकल के आया। उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन का जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। तो 8200 में से आप अगर 20% कैलकुलेट अगर आप इसका करो, तो 8200 इंटू 20% आपका बनता है 1640। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप जो है वो बार फिगर बताओगे कौन सा, 6560, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। और यही 1640 आपका जो है वो एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख जाएगा। ठीक है, इसका ये इफेक्ट होगा। इसके बाद एक लाइब्रेरी बुक्स का आपको ओपनिंग बैलेंस 5000 रुपये दिया गया है, इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में तो एज इट इज असेट साइड दिखा दोगे। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में इफेक्ट किस तरह से आएगा समझना। तो लाइब्रेरी बुक्स जो है उसका आपको ओपनिंग बैलेंस 5000 दिया गया है। क्या आपने करंट ईयर में कुछ परचेस किया था, तो हाँ सर किया था, तो उसको आप जो यहाँ पे 1000 ऐड कर दोगे, तो टोटल आपका हो गया कितना, 6000। पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है लाइब्रेरी बुक्स का, और वो क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, 5250। तो अगर 6000 होना चाहिए था, उसकी जगह पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना आ रहा है, 5250। तो ये जो डिफरेंस मेरा निकल के आया 6000 में से 5250, वो मेरा निकल के आया 750 रुपीज़, किस चीज़ का, डेप्रिसिएशन का। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा, और ये 750 डेप्रिसिएशन आपका जो है वो एक्सपेंडिचर साइड दिख जाएगा। बस इस सम में इतना ही था। ये सब कुछ करने के बाद आप जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को टैली करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका जो है वो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ रहा है, मतलब ये क्या है आपके लिए, डेफिसिट है। अब डेफिसिट को आप जो है वो कैपिटल फंड में से माइनस करते हो, तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपने जो बनाई उसमें आपको जो है वो एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और वो बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पे कैपिटल फंड मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना रह गया है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल फंड जो है वो लिख देता हूँ। 48,800 में से आपका जो है माइनस हो जाएगा 1800 रुपये,
तो आपको कैपिटल फंड जो है वो 47,000 मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 47,000 कैपिटल फंड आ जाएगा, और इसी कैपिटल फंड के ओपनिंग बैलेंस को आप यहाँ पे पुटअप करोगे कैपिटल फंड में, करंट ईयर का डेफिसिट माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और फिर आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर और उसमें क्या डाउट है वो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। अब मैंने जो जो पॉइंट में एडजस्टमेंट थे उनको मैंने यहाँ पे जो है वो क्या कर रखे रखा है, टिक करके रखा है। तो एडजस्टमेंट साथ साथ में अपने डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड आपको दिया गया है रिसिप्ट साइड, तो इसको आप जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करोगे, असेट साइड बता दोगे। डिपॉजिट अकाउंट आपको दिया गया है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। अब करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट है रिपेयर्स के रिलेटेड, तो इसको मैं जो है वो एक ही साथ डिस्कस करूंगा। तो करंट अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 600 रुपये का। अब वैसे ये चीज़ जो है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में ही दिखती है असेट साइड, पर समझना ये एडजस्टमेंट क्या है। आपको ये जो बैलेंसेस दिए गए हैं वो बैलेंसेस एज पर पासबुक दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वो इधर जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए वो भी बैलेंसेस एज पर पासबुक दिया गया है। तो इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। मतलब क्या समझना, अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से जो पासबुक में एंट्रीज आपकी आई थी उसके हिसाब से रिपेयर्स जो है वो आपका दिख रहा है कितना, 500 रुपये। अब ये पासबुक के हिसाब से एंट्री थी, बट बोला क्या गया है कि भी आपका कुछ चेक था जो आपने पेमेंट पिछले साल कर दिया था, बट एज ऑन 31 मार्च वो चेक जो है वो अनप्रेजेंटेड था, तो उसकी वजह से ये जो चेक है वो करंट ईयर में क्लियर हुआ। अब करंट ईयर में क्लियर हुआ मतलब वो जो अमाउंट है वो इस 500 रुपये में इंक्लूडेड है, इस 500 रुपये में, तो वो करंट ईयर की तो नहीं है ना, वो चेक पिछले साल का था, सिर्फ क्लियर इस साल हो रहा है। तो हमारा जो अनप्रेजेंटेड चेक है करंट ईयर का उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, और जो करंट ईयर में चेक आपने इशू किया है और वो अभी भी अनप्रेजेंटेड है, तो मतलब वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है 500 में, पर वो चीज़ करंट ईयर का खर्चा तो है ना। तो इसलिए हमें अनप्रेजेंटेड चेक जो है जो करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का था, जो करंट ईयर का आपका है उसे हम क्या कर देंगे, 260 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड आपका जो रिपेयर्स दिखेगा वो कितना दिखेगा, तो 500 माइनस 300 प्लस 260 आप कर दोगे तो आपका दिखेगा 460। अब ये तो हमने एक इफेक्ट डिस्कस किया। दूसरा इफेक्ट क्या, अच्छा ये अगर आप देखोगे तो इसका इफेक्ट जो है वो सेम एज क्या है, इफेक्ट सेम एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर को आप क्या करते थे, माइनस करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर को क्या करते थे, आप प्लस करते थे, ठीक है। इसके दूसरे इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे समझना। तो करंट अकाउंट में आपका कुछ बैलेंस जो है वो एज पर पासबुक दिख रहा है कितना, 600 रुपये। अब ये तो एज पर पासबुक दिख रहा है ना, तो हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आपका यही चीज़ करंट अकाउंट जो है वो 600 रुपये नहीं दिखेगा। इसमें जो चेक अनप्रेजेंटेड थे आपके, हम जो है बैलेंस को एज पर कैश बुक के हिसाब से लेके आएंगे। तो एज पर कैश बुक आपका जो है बैलेंस कितना है, क्योंकि आपने चेक इशू तो कर दिया था ना, पासबुक के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस आपका जो है वो 600 रुपये दिख रहा है, पर अभी आप जो है वो इन 300 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड है। तो कैश बुक में ये चीज़ माइनस हो गई होगी, तो हमारा कैश बुक के हिसाब से बैलेंस जो दिखेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में वो कितना दिखेगा, 300 रुपये दिखेगा। यही चीज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस तरह से दिखेगी, तो यहाँ पे समझना करंट अकाउंट में बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ जो है 150 रुपीज़ ही है। तो अगर 150 रुपीज़ का बैलेंस है और आपका चेक जो है वो अनप्रेजेंटेड है कितने का, 260 का, तो अगर हम इसको यहाँ से माइनस करें तो अमाउंट जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो करंट अकाउंट अगर आपका नेगेटिव में जाता है तो उसको आप बोल देते हो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे आपका 110 रुपये नेगेटिव में गया, तो अब इसको असेट साइड तो नहीं लिख पाओगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बैंक ओडी करके
₹110 लाइबिलिटी साइड। ठीक है, समझ में आ गया। ये अल्टीमेटली इफेक्ट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप लाइबिलिटी साइड बताते हो। अब यहाँ पे मैंने लाइबिलिटी साइड नहीं बताया, पर असेट साइड माइनस करके बताया। इफेक्ट तो मैंने क्रेडिट इफेक्ट दिया, यहाँ पे भी मैंने माइनस करके बताया, पर अनफॉर्चुनेटली आपका बैलेंस जो है माइनस में चला जा रहा था, इसलिए ये करंट अकाउंट कन्वर्ट हो गया किसमें, ओडी में, और इसको 110 आप जो है लाइबिलिटी साइड बता दोगे। ठीक है, ये इफेक्ट था इसका। इसमें यही एक इफेक्ट अच्छा था और एक ऑनरेरियम वाला इफेक्ट अच्छा है, उसको हम दोनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट आपकी इनकम है, तो एक तो ये जो है वो आपका इनकम साइड दिखेगा ₹30। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है कि भाई आपका ₹20 जो है वो आउटस्टैंडिंग था, जो पासबुक में एंटर नहीं हुआ है क्योंकि पैसे मिले नहीं थे। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर को हम क्या करते थे, ऐड कर देते। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका 30 प्लस ₹20 दिख जाएगा, टोटल कितना, ₹50। अब यही ₹20 आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा। तो ये आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट भी खत्म। उसके बाद चलते डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन पे। करंट ईयर में आपको पैसे जो मिले हैं डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन के, वो ₹2600 मिले हैं। तो इनकम साइड एक बार के लिए तो आप ₹2600 दिखा दोगे ना। अब ₹2600 में आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है। ड्यू है मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग है। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो 150 आपका माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसमें से, ₹2600 में से। और ये जो है वो आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है, तो इसको आप जो है वो क्या करोगे, प्लस कर दोगे सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन का जो फाइनल अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 2600 माइनस 150 प्लस 100। और दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, ये जो आएगा वो आपका इनकम साइड दिखेगा। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट आपका असेट साइड दिख जाएगा, और यही चीज आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा। ठीक है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये आपका। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर एक इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। ये एक्सपेंस में क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा इसका, जो आपका प्रिंटिंग का ये अमाउंट है उसमें ये प्लस माइनस हो गया, वो तो हमने डिस्कस किया। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख जाएगा, ये 100 वाला। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट इसका ये हो गया। चेक अनप्रेजेंटेड वाला हमने डिस्कस कर लिया। अब इधर आगे पढ़ते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम टीज आपका ₹300 दिख रहा है, और उसके सामने ही आपका कॉस्ट ऑफ टीज कुछ दिख रहा है। तो इन दोनों को हम नेट ऑफ करके बता देंगे। नेट ऑफ करके नहीं भी बताएंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा 300 मिला है, खर्चा ₹250 हुआ है, तो नेट नेट हमारा ₹50 का इनकम हुआ है। तो नेट नेट अपने जो ₹50 इनकम साइड बताएंगे। दोनों को अलग अलग बताओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स की बात अगर अपने करें तो ₹100 आपका जो है कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स है, और उसके सामने खर्चा उसका कितना लगा है, ₹400 का। इसको नेट ऑफ करने जाए तो हमारा 400 में से 100 माइनस करे तो नेट नेट का ₹300 का खर्चा हुआ है। तो इसको आप एक्सपेंडिचर साइड नेट ऑफ करके बताओगे। नेट ऑफ करके नहीं भी बताओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ इक्विपमेंट उसका एडजस्टमेंट जब मूविंग मशीन आएगा तब अपने आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपकी इनकम है, तो ये आपका इनकम साइड दिख जाएगा 780। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, ये आपके लिए क्या है, तो ये आपके लिए जो है वो लायबिलिटी है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिला है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपका जो भी डोनेशन मिलता है वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। इसको आप बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बता दोगे। ग्राउंडमैन फीस आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। मूविंग मशीन, अब मशीन का एडजस्टमेंट देख लेते हैं। मशीन में आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो ₹800 है, क्लोजिंग बैलेंस 1750 है। तो भाई एक तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में एज इट इज असेट साइड दिख जाएगा ₹800, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ओपनिंग बैलेंस आपका ₹800 है मशीन का। आप करंट ईयर में परचेस कर रहे हो कितने का, ₹1500 का। तो जो परचेस कर रहे हो उसको आप ऐड कर दोगे, ₹1500 आपका ऐड हो गया। अच्छा, कुछ सेल भी तो कर रहे हो और इसका कॉस्ट हमें दिया नहीं गया है, तो जो आपका सेल वैल्यू है वही हम कॉस्ट मान लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो कॉस्ट को माइनस कर देंगे ₹80 को। अब इतना आपका ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है जो आपका कितना है 1750।
तो यहाँ पे आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जो आपका होगा क्या, डेप्रिसिएशन। तो 800 प्लस अगर आप 1500 करो माइनस आप 80 करो तो आपका 2220 रुपये आता है। 2220 में से आपका 1750 जाएगा तो इधर बचेगा 470। ये आपके लिए क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब इसके दो इफेक्ट, एक तो यहाँ पे असेट में से माइनस हो गया बैलेंसिंग फिगर, और इसको आप एक्सपेंडिचर साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी बताओगे। तो ये हमने डिस्कस किए सारे मशीनरी एंड इक्विपमेंट के एडजस्टमेंट्स। रेंट ऑफ ग्राउंड आपके लिए एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ टीज हमने डिस्कस कर लिया, रिपेयर्स का डिस्कस कर लिया। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इसको मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे समझना क्या लिखा हुआ है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ रुपीस ऑफ 2021। भाई करंट ईयर आपका एंड हो रहा है 2022 में, आपको 2021 का आप जो है वो करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हो 400 रुपये का। अगर 2021 का अगर आप करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हो मतलब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग हुआ होगा। तो अगर ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग है तो ये 400 रुपये आपका जो है वो करंट ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रहा होगा ना, तभी जाके आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हो ना। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाली आइटम है, इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 400 रुपये बताओगे। बट इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आपको कुछ दिए गए हैं। क्या दिया गया है समझना। भाई करंट ईयर में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी जो आपको दिया गया है वो आपका करंट ईयर में इंक्रीज करके आप दे रहे हो कितना, 200 रुपये। अच्छा, अगर मैंने करंट ईयर का कुछ पेमेंट किया होता तो मेरे को ये पूरा पेमेंट साइड दिखता ना। ये पेमेंट साइड मेरे को कुछ भी जो है वो करंट ईयर का पेमेंट दिख ही नहीं रहा है। अब करंट ईयर का एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, जो एक्सपेंडिचर साइड आपका जाएगा वो कितना जाएगा, तो 400 रुपये प्लस 200 रुपये आपका जो है वो टोटल 600 रुपये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। और अगर आपने ये पे कर दिया होता, जो 400 ऊपर दिख रहा है ना वो तो पिछले साल का आपने पे किया है। अगर आपने ये करंट ईयर का 600 पे कर दिया होता तो मेरे को पेमेंट साइड दिखता, पर मेरे को पेमेंट साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये पूरा पूरा आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिख जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना, 600 रुपये। तो बस यही था ऑनरेरियम का एडजस्टमेंट। फिर आपका ये जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख जाएगा। एक एडजस्टमेंट हमारा बाकी रह गया था, बोनस टू ग्राउंड्समैन। इसको आप क्या करोगे, एक तो एक्सपेंडिचर साइड बता दोगे, और ये खर्चा भी पे नहीं किया, अगर पे किया होता तो पेमेंट साइड दिखता ना, क्योंकि वो पूरे साल का समरी है। पर पे नहीं किया इसलिए एक तो एक्सपेंडिचर साइड दिखेगा, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप जो है वो दिखा दोगे क्या, 300 रुपये आउटस्टैंडिंग बोनस टू ग्राउंड्समैन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सम भी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सिंपल है, इसमें कुछ खास ऐसा एज सच डिस्कस करने जैसा है नहीं। सिर्फ ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। इंटरेस्ट में क्या बोला गया है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम। और जो आपने करंट ईयर में परचेस किया है 40,000, यहाँ पे आपको पेमेंट सेट दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 40,000, वो आपने कब परचेस किया है, 1/10/2021 को परचेस किया है। तो आप समझना ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 1.5 लाख रुपए, तो इस 1.5 लाख पे तो आपका जो है पूरा पूरा 5% कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1.5 लाख पे अगर अपने 5% कैलकुलेट करें तो वो आपका बन जाता है 7500। और करंट ईयर में जो आपने परचेस किया वो 40,000 परचेस किया, पर ये पूरे साल के लिए नहीं है, वो आपने 1/10 को परचेस किया है, तो आपका ये 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो 40,000 पे अगर अपने जो है वो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करे तो आपका बन जाता है कितना, 1,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट आपका जो रिसीवेबल था करंट ईयर में वो 8,500 रिसीवेबल था, पर आपको करंट ईयर में मिला कितना है, 8,000 मिला है। तो अब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम इंटरेस्ट जो बताओगे वो 8,000 आप ऐसा लिखोगे, उसमें आप जो है वो 500 रुपये आउटस्टैंडिंग ऐड कर दोगे। 500 रुपये कैसे मिला, तो 8,500 पूरे साल का मिलना था, 8,000 मिल चुका है, तो 500 आउटस्टैंडिंग हो गया। बाहर इनकम जो दिख जाएगी वो 8,500 दिख जाएगी, और यही 500 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड दिख जाएगा। तो ये सम में और कुछ खास था नहीं, एकदम सिंपल सम था। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने जैसी थी, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बना के दी है, तो एक काम तो आपका सिंपल हो गया कि भाई एक एक इफेक्ट जो ओपनिंग बैलेंस शीट वाले थे वो सारे ही आपको करके दे दिए हैं, तो वो उतने इफेक्ट आपको नहीं देने पड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट वाले। यहाँ पे एक्सपेंस पेएबल आपको 7,000 रुपये दिख रहा है,
ओपनिंग लायबिलिटी दिख रही है। अब यही ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ पे आपकी 7,000 रुपये पे हो गई। अब जो पिछले साल की लायबिलिटी थी वो आप अगर करंट ईयर में पे कर रहे हो तो आपने एंट्री की होगी क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटी था उसको डेबिट कर दिया, मतलब लायबिलिटी खत्म, टू कैश अकाउंट कर दिया 7,000, इसलिए वो पेमेंट साइड दिख रहा है। तो ये जो 7,000 है उसका कहीं पे भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर मेरे को सिर्फ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होता और ये 7,000 मेरे को दिखता तो इस 7,000 को मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताता, पर मेरे को ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी है तो इसका 7,000 का कहीं पे भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी इस सब में कोई कुछ खास पॉइंट था नहीं, नॉर्मल पॉइंट्स ही थे सब्सक्रिप्शन वाले और वो सभी, तो वो आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट सम जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, पर क्वेश्चन नंबर 12 में जो एडजस्टमेंट्स है वो सारे एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में ऑलरेडी कवर हो जाते। तो अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 टीटी क्लब वाला, वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का एक टुकड़ा है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो आपको समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022 आर एस फॉलो। भाई आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की समरी दी गई है, मतलब ऐसा समझ लो कि भाई ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपको इस बार जो है बनाना पड़ेगा। अब एकदम सिंपल है, जो चीज़ें ये ओपनिंग कैश बैलेंस है वो आपका रिसिप्ट साइड चला जाएगा, सब्सक्रिप्शन आपको मिला है वो रिसिप्ट साइड चला जाएगा, डोनेशन आपका रिसिप्ट साइड चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 9% के हिसाब से मिला है वो आपका रिसिप्ट साइड चला जाएगा। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, अब इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो ये जो है वो पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई मेरा जो अकाउंट है वो क्रेडिटर का अकाउंट है, समझ रहे हो। तो ऐसा समझ लो कि भाई मैंने पेमेंट टू क्रेडिटर्स किया है। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो होता है वो आपका ये एक तो यहाँ पे पेमेंट साइड ही जाएगा, ठीक है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर आपने पे किया 10,000, ये भी आपका पेमेंट साइड जाएगा। सैलरीज आपका पेमेंट साइड जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस 1,000 पेमेंट साइड। इक्विपमेंट आपने असेट परचेस की है वो भी आपका जो है पेमेंट साइड जाएगा। चैरिटी शो एक्सपेंस पेमेंट साइड, चैरिटी शो कलेक्शन आपका जो है वो रिसिप्ट साइड जाएगा। इतनी चीज़ें आप जो है वो पुटअप करोगे, उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। अब ये आपका बन के तैयार हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसकी मदद से हम आगे का पूरा सम करेंगे। तो पहले एक बार के लिए तो ये देख लेते हैं कि भी एडजस्टमेंट्स किस में है। तो एक तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है तो उसको मैं टिक कर लेता हूँ। मेडिसिन आप जो है वो परचेस कर रहे हो तो मेडिसिन सप्लाई आपका जो है वो 30,000 रुपये है तो उसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपका दिया गया है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आपको जो है वो दिया गया है तो इक्विपमेंट में भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए। तो अब यहाँ से अपने जो है वो सम को स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से। तो सबसे पहला क्या होगा कि ये जो मेरे को ओपनिंग कैश बैलेंस दिया गया है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस मेरा जो है वो कहाँ पे दिख जाएगा, तो ये मेरा दिख जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट्स क्या है, तो सिंपल एडजस्टमेंट है। 50,000 का आपका जो है वो एक तो इनकम साइड दिखेगा। अब उसमें एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका जो है वो ओपनिंग वाला माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग वाला प्लस हो जाएगा। ये जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा असेट साइड, और ये आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी असेट साइड दिख जाएगा। ये प्लस माइनस जो है वो सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से हो जाएगा। तो इसी के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका आ जाएगा 51,200, ठीक है। ये सिंपल एडजस्टमेंट था। अच्छा, उसमें कुछ एडवांस भी दिया गया है तो 51,200 आपका कैसे आएगा, तो आप जो है वो 50,000 लोगे, उसमें 1,500 जो है वो आप माइनस करोगे। 1,500 को आपने माइनस कर दिया, 2,200 आपने प्लस कर दिया। अब एडवांस ऑफ लास्ट ईयर जो होता है वो आपका प्लस होता है, एडवांस ऑफ करंट ईयर आपका माइनस हो जाएगा। ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपको जो है फिगर मिल जाएगा कितना, 51,200, ये वाला। उसके बाद
ये जो है वो एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड दिख जाएगा और यही चीज़ आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख जाएगी। तो सबके दो दो इफेक्ट हमने लिख दिए, ठीक है। अब मेडिसिन वाला पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ लेना सब लोग। मेडिसिन में आपको जो है वो ये जो दिया गया है ना, वो आपको दिया गया है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया गया है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो एक इफेक्ट तो मैं इसका अभी ही बता देता हूँ कि भाई ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। तो एक इफेक्ट तो हमको पता चल गया। अब मटेरियल के लिए हम जो है वो एनपीओ के केस में क्या करते हैं, मटेरियल के लिए हम फाइंड आउट करते हैं क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस करते हैं हम क्लोजिंग। अब क्या हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है। आपके पास जो है वो 10,000 रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो है 15,000 रुपए है। अच्छा, ये मटेरियल कंज्यूम्ड हम कहाँ पे लिखते हैं, हम ये लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड हम मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। अब हमको परचेज जो है वो दिया गया नहीं है, पर परचेज जो है हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्रेडिटर का एक अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई आपको दिख रहा है। तो अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब ये समझ लो कि आपका क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है। अब क्रेडिटर अकाउंट अगर हम बनाने जाए तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्रेडिटर अकाउंट क्विकली। तो यहाँ पे आपको क्रिएटर का जो है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। तो पहला काम तो मेरा ये होगा कि भाई इसको मैं जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताऊं, इसको मैं जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाऊं। भाई क्रिएटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो फिर वो तो लायबिलिटी साइड सीधा एज इट इज दिख जाएगा। अब हमें जो है वो यहाँ पे एक चीज मिसिंग दिख रही थी, एक्सपेंडिचर कंज्यूम फाइंड आउट करना था हमें। वहां पे क्या मिसिंग दिख रहा था हमें, हमें जो है वो परचेज का फिगर जो है मिसिंग दिख रहा था। तो परचेज का फिगर हमें चाहिए, ठीक है। ओके, वो थोड़ा पीसी हैंग हो गया था इसलिए स्टॉप आ गया था। वापस हमने इस पॉइंट पे आते हैं। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई वो जो है वो क्रिएटर का ही अकाउंट माना जाता है आपका। अब क्रिएटर का अकाउंट है तो क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप दिखाओगे और वही चीज़ आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड दिख जाएगी। अब हमें जो है वो यहाँ पे एक फिगर मिसिंग लग रहा था कि भाई आपका जो है वो एक्सपेंडिचर में मटेरियल कंज्यूम आपको फाइंड आउट करना था। और मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे फाइंड आउट आप करोगे, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब आपके पास परचेज का फिगर जो है वो था नहीं, तो परचेज का फिगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएटर का अकाउंट बना दिया है। तो ओपनिंग आपको जो है वो क्रिएटर का ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो पेमेंट साइड आपका जो है वो पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई कुछ 30,000 रुपये था। अब ये जो 30,000 रुपये वो क्या है, वो आपने क्रिएटर्स को पेमेंट किया, तो वो आपने यहाँ पे पेमेंट साइड लिख दिया। तो ये तीनों ही फिगर्स पुटअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिलता है और वो बैलेंसिंग फिगर आपको जो मिला वो आपको क्या मिला, तो ये आपको मिला 34,000 रुपीज़। और ये आपका क्या है, ये आपका परचेज का फिगर है जिसको आप यहाँ पे 34,000 ऐड करके बता दोगे। तो अगर यहाँ पे आप 34,000 ऐड कर रहे हो तो उसके बाद आपका मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो निकल के आ जाएगा 10,000 प्लस 34,000 माइनस आप जो है वो कितना कर दोगे 15,000 कर दोगे। तो यहाँ पे आपका मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया कितना 29,000। ये आप जो है वो एक्सपेंडिचर साइड बताओगे। तो इसमें यही एडजस्टमेंट था एक, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्विपमेंट की अगर बात करें तो 21,000 आपको ओपनिंग बैलेंस है और कुछ आपने परचेज भी किया है 15,000 का। तो भाई 21,000 प्लस 15,000 अगर आप करोगे तो फिर आपका हो जाएगा 36,000। लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे दिया गया है कितना, क्लोजिंग यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है
30,000। तो बाकी का जो 6,000 रुपये का आपका डिफरेंस निकल गया है वो आपके लिए क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो एक तो उसको एक्सपेंडिचर साइड बता दोगे और प्रेजेंटेशन में वो वहाँ पे माइनस होके दिख जाएगा। कुछ खास एडजस्टमेंट नया नहीं था, सेम ही एडजस्टमेंट था। बिल्डिंग का वैल्यू ओपनिंग वाला आपको जो दिया गया है वो 50,000 दिया गया है और क्लोजिंग वाला जो है वो आपको दिया गया है 48,000। तो इसमें तो सीधा सीधा 2,000 का जो डिफरेंस निकल के आएगा आपका वो क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है। तो एक तो असेट में से माइनस करके दिखा दोगे और दूसरा इफेक्ट आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ तो आप देखोगे तो आंसर में आपको दिख रहा होगा भी 6,000 आपका इक्विपमेंट का आ गया, बिल्डिंग का आपका 2,000 आ गया, टोटल आपका 8,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, तो ये सम भी आपका खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। ये वाले सम में जो है आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना पड़ेगा, ये हिडन एडजस्टमेंट था कि भाई आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 9,000 रुपये दिख रहा है 9% के हिसाब से। तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में इन्वेस्टमेंट का फिगर नहीं दिख रहा था। तो ये जो 9,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला वो किसी इन्वेस्टमेंट पे ही मिला होगा ना। अब अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वो आपका असेट साइड भी दिखना चाहिए। तो 9,000 9% के हिसाब से मिल रहा है तो 100% के हिसाब से कितना, तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो 1,00,000 रुपये आ जाएगा। और ये जो चीज़ है वो आप ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों ही जगह पे आप जो है वो असेट साइड इस चीज़ को बताओगे। और इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, इतना ही था। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल सम है, इसमें कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ नई है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे भी वही सेम पॉइंट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसमें नया पॉइंट ये था कि भी आपको 4,550 का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है 7% के हिसाब से। और ये इन्वेस्टमेंट आपने जो है वो परचेस किया था 1/4/2018, आपका यहाँ पे साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो कहीं पे भी इधर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में नहीं दिया गया है। तो ये इंटरेस्ट की मदद से आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, तो 7% के हिसाब से जो है वो आपका 4,550 है, तो 100% के हिसाब से कितना, ये पूरे साल का इंटरेस्ट मिल गया था, ऐसा ही बोला गया था नीचे क्वेश्चन में, वो आप देख लेना। तो ये आपका जो है वो 7% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, 65,000। ये भी आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों ही साइड जो है वो असेट, दोनों ही बैलेंस शीट में असेट साइड आपका दिख जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी खास एडजस्टमेंट आपका जो है वो नहीं था। तो इसको मैं जाने दे रहा हूँ क्योंकि पूरा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये किसी प्रोपराइटर ने एक एनपीओ स्टार्ट किया है। वैसा ज़रूरी नहीं है कि भी कोई जो है वो 4-5 जने मिलके ही एनपीओ स्टार्ट करे, कोई प्रोपराइटर भी जो है वो एनपीओ स्टार्ट कर सकता है। तो एक प्रोपराइटर जो है वो डॉक्टर दिनेश, उसने जो है वो अपना एनपीओ एक स्टार्ट किया है। और वो क्या स्टार्ट किया है उसने, तो अपनी एक क्लिनिक खोली है, कुछ प्राइवेट सर्विसेज स्टार्ट की है, डॉक्टर है वो। अब प्राइवेट सर्विसेज उन्होंने जो स्टार्ट की वो 1,00,000 का कैपिटल खुद का लेके आया और 1,50,000 उन्होंने जो बोरो किया। अब पैसे बिजनेस में आए हैं, एनपीओ में आए हैं, तो वो रिसिप्ट साइड तो दिखने ही वाला है। तो ये जो है वो अलग नहीं है, ये जो ऊपर 1,50,000 और 1,00,000 है वही यहाँ पे 1,00,000 1,50,000 है। तो ये तो आपका क्या बन गया, कैपिटल फंड। तो इससे मेरा एक काम आसान हो गया कि मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे को कैपिटल फंड दिया गया है 1,00,000 रुपये। तो अलग से मेरे को जो है वो कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे भी बनेगी नहीं क्योंकि आप बिजनेस ही अभी स्टार्ट कर रहे हो ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपका कुछ भी नहीं बनेगा। लोन जो है वो आपका 1,50,000 है, वो भी आपका लाइबिलिटी साइड दिख जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन फीस आपकी इनकम है, विजिटिंग फीस आपकी इनकम है, इनकम साइड दिखेगी। फीस फ्रॉम लेक्चर आपकी इनकम है। पेंशन रिसीव्ड आपका जो है वो, अब एक चीज़ समझना, एनपीओ का पेंशन नहीं होता है। तो ये जो पेंशन मिल रहा है वो डॉक्टर दिनेश को मिल रहा है। अगर डॉक्टर दिनेश अपने खुद के कोई भी पैसे जो है वो एनपीओ में लेके आ रहे हैं तो इसको हम ऐसा ही मानेंगे कि भी आप एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हो। तो इस चीज़ को आप जो है वो कैपिटल फंड में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, वैसे हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो इस क्वेश्चन में अगर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो इसकी आपकी एंट्री क्या होगी,
कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे और बैंक को आप डेबिट करोगे, तो ये चीज़ जो है वो आपके कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे दिख जाएगा, तो क्रेडिट साइड आपका जो है वो बाय कैश या बैंक दिख जाएगा, और नीचे आप बता दोगे इसको क्या, पेंशन। पेंशन का पैसा आपका जो है वो 1,50,000 आपको मिला है। ठीक है, ये आपका एडिशनल कैपिटल हो गया। इसको आप इनकम नहीं मानोगे, 1,50,000 को कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। मेडिसिन परचेस्ड आपका जो है वो खर्चा है। और अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, पहली बात तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं क्योंकि बिजनेस ही अभी स्टार्ट किया है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है हमें कितना, 47,500। तो ये एक तो जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और हमने अभी लास्ट सम में ही डिस्कस किया कि भी हम जो है वो कंज्यूम्ड फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी तो आपके गुड्स ही है ना, तो ओपनिंग कुछ है नहीं। परचेज हमने किया कितना, 1,22,500, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है 47,500। तो अब इसका जो भी आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना निकलता है, 47,500 को आप माइनस करोगे तो 75,000 आपका जो मटेरियल कंज्यूम्ड, ये चीज़ आपकी एक्सपेंडिचर साइड दिख जाएगी। क्लियर। उसके बाद सर्जिकल इक्विपमेंट्स आपने परचेस किए, ये आपकी जो है वो क्या मानी जाती है, असेट मानी जाती है, तो इसको आप जो है वो बैलेंस शीट में बता दोगे असेट साइड। मोटर कार भी बैलेंस शीट में असेट साइड। मोटर कार एक्सपेंस कुछ है, उसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है। भाई 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस जो है वो आपका ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज़। तो भाई 60,000 में से 60,000 का अगर हम 1/3 निकालें तो वो आपका निकल के आता है 20,000। तो 60,000 में से 20,000 जो है वो आपका प्राइवेट पर्पस के लिए है, तो इसको आप ड्राइंग्स मानोगे क्योंकि प्रोपराइटर है तो ड्राइंग्स भी कर सकता है। तो इसको आप जो है कैपिटल फंड में से क्या करोगे, इस चीज़ को माइनस कर दोगे 20,000 को क्योंकि ड्राइंग्स है। और बाकी का जो 40,000 है वो आपका कहाँ पे दिखेगा, एक्सपेंडिचर साइड। वेजेस एंड सैलरी में भी क्या बोल रहा है कि 15,000 का आपका था जो डोमेस्टिक सर्वेंट को आप दे रहे हो, तो इस 52,500 में से 15,000 आपका जो है वो एडिशनल क्या बोलते हैं कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा, और बाकी का जितना बच रहा है उतना आपका एक्सपेंडिचर साइड दिख जाएगा। रेंट ऑफ क्लिनिक एक्सपेंस है, जनरल चार्जेस एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्राइंग से तो कैपिटल फंड में से माइनस, हाउस होल्ड फर्नीचर ड्राइंग से कैपिटल फंड में से माइनस, एक्सपेंस ऑन डॉटर्स मैरिज आपका ड्राइंग से तो ये भी कैपिटल फंड में से माइनस, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो उसको आप एक्सपेंस साइड बता दोगे। अब लोन का परसेंटेज कोई दिया गया, हाँ दिया गया हमें यहाँ पे 12% लोन का परसेंटेज दिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो 1,50,000 पे 12% होता कितना है, तो आपका 18,000 ही है। तो कुछ भी यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का है नहीं। क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको दी गई थी, इसमें दूसरा कोई खास पॉइंट जो है वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 भी एकदम सिंपल सम ही है, कुछ उसमें खास नहीं। मुझे इसमें सिर्फ दो पॉइंट डिस्कस करने हैं। एक तो क्या है कि भी आपने करंट ईयर में कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, और वो इन्वेस्टमेंट आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट, ये जो है वो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपने परचेस किया वो 6,000 रुपये का परचेस किया है, तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो 8% के हिसाब से 5 महीने का कैलकुलेट करना है, जो आपका बन के आ जाता है 6,000 इंटू 5% इंटू 5/12। तो ये आपका बन के आ गया, सॉरी 8% है, यहाँ पे मैं 5% लिख दिया, 8% आपका है, 6,000 इंटू 8% इंटू 5/12। तो ये आपका बन के आ गया कितना, 200 रुपये। ठीक है, अब ये 200 रुपये कहीं पे भी आपको ऊपर रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिख रहे, तो इसको आप एक इनकम साइड बता दोगे इनकम के रूप में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट असेट साइड बता दोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक है, इधर भी थोड़ा क्वेश्चन कट गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक है आपका 500 रुपये, तो ये इंटरेस्ट अलग है, और ये जो 200 रुपये का इंटरेस्ट है वो भी अलग है। ये आप जो मैंने शीट दी है उसमें अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक दिया गया है, तो ये वाला इंटरेस्ट अलग है, इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना है, इसके ऊपर तो सिर्फ 200 रुपये ही मिलेगा,
ये अलग है, आपका इनकम दिखेगा, इसको आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी बताना है, ये आपको बैंक का इंटरेस्ट मिला, इसको सीधा सीधा आप क्या बताओगे, इनकम बताओगे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था कि भी आपने एक स्नूकर टेबल परचेस किया था 30,000 का एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल। तो पिछले साल आपने जब परचेस किया तब आपने इमीडिएटली जो है वो 22,000 रुपये आपने उसको पे कर दिए। तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में इफेक्ट किस तरह से आएगा समझना। अब जब पिछले साल आपने जो है वो स्नूकर टेबल परचेस किया तो एक सिंपल बात है कि स्नूकर टेबल को आपने जो डेबिट किया होगा वो तो 30,000 से ही डेबिट किया होगा ना, स्नूकर टेबल को। तो असेट तो जो आपका दिखेगा वो 30,000 से ही दिखेगा। इधर आपका 30,000 में से आपने 22,000 कैश पे कर दिया, तो 22,000 तो आपका यहाँ पे दिख रहा है, 22,000 तो आपका पे हो गया, तो उसको तो कहीं पे नहीं दिखा रहे हो, पर 8,000 आपका अभी भी पे करना बाकी है, जो आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिख रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, तो 30,000 एक तो आपका स्नूकर टेबल असेट साइड दिखेगा, 8,000 आपका लायबिलिटी साइड दिखेगा। अब यही 8,000 रुपये जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्नूकर टेबल के हमने परचेस किए हैं, तो ये कोई नया परचेज नहीं है आपका, ये पुराना जो 8,000 रुपये पे करना बाकी था उसी का ही आपने पे किया है। तब क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका किस तरह से इफेक्ट दिखेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सिर्फ स्नूकर टेबल 30,000 रुपये का आपका दिखेगा, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है वो तो यहाँ पे आपकी पे हो गई, ठीक है। बस, तो इस क्वेश्चन में और कोई खास एडजस्टमेंट नहीं था।